This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षय तृतीया इति लोके दिनांक 14 मे 2021 अक्षय संकल्प वैद्यदिलिप् शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकतरुविलसन् मूलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावार्मिलीनं प्रौढदावार्मिलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयार्केषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो आज के व्याख्यान का विशेष विषय है, विशेष प्रयोजन है अक्षय संकल्प। अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर करीबन 9 बरस पहले मैंने एक संकल्प किया था और ऐसा कहा जाता है कि ये 3.5 मुहूर्तों में से एक है अक्षय तृतीया। ये जो मुहूर्त वैशाख शुद्ध तृतीया, तो ये शुभ मुहूर्त होने के कारण जब इस मुहूर्त पे कुछ संकल्प करते हैं तो वो निश्चित सिद्ध इस प्रकार का होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नई संहिता लिखने का संकल्प किया था करीबन 9 बरस पहले, और फिर उस दिशा से मार्गक्रमण शुरू हुआ और हमने प्रातिपदिक कोश की नींव रखी। त्रिस्कंद कोश में हमारे 3 डाटाबेस बने थे, हेतु कोश, लक्षण कोश और औषध कोश। ये तीनों अलग अलग डाटाबेस बने थे और मैं चाहता था कि ये काफी मुश्किल मामला होता है कि तीनों अलग अलग इस प्रकार से डाटाबेस बनेंगे, तो कंप्यूटर में कोई एक निर्माण करो, उसमें एक फाइल खोलो, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस प्रकार से फिर जो फाइल जिस समय चाहिए उसको बुलाना वगैरह इस प्रकार से। तो एक ही अगर डाटाबेस बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ऐसी रहे कि कोविडकर सर बहुत जल्दी गुजर गए जिनकी ये मूल संकल्पना थी, और फिर हम लक्षण कोश के ऊपर काम कर रहे थे और वन फाइन मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मुझे लक्षण कोश का स्वरूप ध्यान में आया और उसके आधार पर लक्षण कोश बना और फिर उसके आधार पर हेतु कोश और औषध कोश बनी।
वास्तव में गेटिंग टू मच इको. चेक. हा इथला पंखा बंद करून तिथला लाव. पंखा कमी कर. हा पंखा कमी कर. तो कोल्हटकर सर की जो संकल्पना थी एक्चुअली स्कंद कोश के बारे में अलग पास से अगर सोचें थोड़ा अलीकडे त्याच्या अलीकडे. ठीक आहे मग तिकडचा लावायचं त्याला. एक दोन वरती ठेवून दिला एक वरती. तो पूरे त्रिस्कंद के बारे में सोचकर कुछ ढांचा बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता. और हर ग्रंथ पर हमने 3 बार काम किया. एक बार लक्षण कोश के लिए, एक बार हेतु कोश के लिए और एक बार औषध कोश के लिए. तो इसके जरिए ये त्रिगुण ट्रिपल काम हो गया. तो अगर एक ही अगर डाटाबेस बने और उसमें से सभी निकल आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये मैं सोच रहा था. और फिर ये प्रातिपदिक कोश के रूप में ये डाटाबेस उभर आया. इसमें दूसरी एक खासियत ऐसी है कि संस्कृत का सिंटैक्स हमने छोड़ दिया. नेय और ज्ञान ये दो हमें कोश में करने थे. नेय जो है वो रोग और आरोग्य इस प्रकार के है और ज्ञान जो है वो हेतु ज्ञान, लक्षण ज्ञान और औषध ज्ञान इस प्रकार का है. तो ज्ञेय की षष्ठी और ज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति ऐसा हमने इसमें किया था. तो जोरस्य के हेतवा जोरस्य काने लिंगाने जोरस्य के औषध इस प्रकार से वो हुआ. अभी हमने रोग या आरोग्य इस एंटिटी को नेय इस प्रकार की साइन दे दी. और हेतु हो तो उसके लिए एच साइन, लक्षण हो तो एच साइन और कार्य इस प्रकार का या औषध हो तो ए साइन इस प्रकार के साइन बदले हुए हैं अभी. लेकिन ऐसे शुरू में सोचा था. तो वन स्ट्रोक हेतु, लिंग और औषध ये तीनों कोश पूरे हो जाते हैं जब किसी भी ग्रंथ को हम आरंभ से लेकर अंत तक इस प्रकार से कंप्यूटर में भरते हैं. तो इन वन स्ट्रोक ये सभी कार्य पूरा हो जाता है. तीनों कोशों का कार्य पूरा हो जाता है. उसके बावजूद मैंने ये भी सोचा था कि द्रव्य गुण कर्म कोश भी इससे उभरा है जो मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया. तो कोई भी द्रव्य ले आ जाए चाहे आहार द्रव्य हो, औषध द्रव्य हो, उसके साथ गुण कर्म जुड़े इस प्रकार के हैं. वास्तव में इस सभी की शुरुआत जो हुई वो आयुर्वेद सूत्रों से आयुर्वेद को कैसे जाने इस मुद्दे से हुई. मुझे आयुर्वेद समझना है, पूरी तरीके से समझना है. तो कौन सा तरीका है जिससे मैं पूरी तरीके से आयुर्वेद को समझ सकूं, ये मैंने विचार शुरू किया. और फिर ध्यान में आया कि ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को समझा, वो क्या समझा एक्चुअली. तो उन्होंने सामान्यांचे विशेषांचे गुणान द्रव्याणि कर्मच समवायिंच तज्ञान ये 6 पदार्थ जाने. अब ये 6 पदार्थ जो है सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय इस प्रकार के वो हम मूल ग्रंथों से कैसे समझने की कोशिश करेंगे. तो इसमें एक बात जाहिर होती है कि हमारा बेस न्याय वैशेषिक का बेस है, वैशेषिक का बेस विशेषता इस प्रकार का. और तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने हैं, अभाव भी माना है. यहाँ अभाव का जिक्र नहीं किया गया लेकिन ये बाकी 6 पदार्थ तो वैसे ही है. तो इसमें द्रव्य का गुण और द्रव्य का कर्म से समवाय संबंध इस प्रकार से है. और जो नित्य द्रव्य है उसमें ये नित्य रहता है, अनित्य द्रव्य में अनित्य रहता है. ये आयुर्वेद की खासियत है इस प्रकार जो
समवाय पदार्थ के बारे में लिखते हुए चर्चा ने स्पष्ट की। तो जैसे सृष्टि में ये षट पदार्थ है, उसी प्रकार जीवंत शरीर में षट पदार्थ है, जीवित शरीर में षट पदार्थ है। अब इनका बेस द्रव्य है, गुण कर्म उनके आश्रय से। अगर हम जीवन के बारे में सोचेंगे तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग से जीवन बनता है। अभी वैशेषिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चारों द्रव्य है। द्रव्य को मैटर मत समझो, वो अलग चीज है, लेकिन ये चारों द्रव्य है। और वैसे सृष्टि भी पांचभौतिक है, वो भी द्रव्यात्मक इस प्रकार की है। अब इनके कंपैरिजन से द्रव्य सामान्य और गुण सामान्य के जरिए हमें किस भाव से शरीर के किस भाव की वृद्धि होगी, किस भाव से ह्रास होगा, विशेष होगा, तो इसके बारे में पता चल जाता है। कर्म सामान्य ये बात नहीं है वास्तव में, लेकिन ये बड़ी गलत सहमी है। कर्म सामान्य चक्रपाणि दत्त ने भी लिखा है और बहुत सारे विद्वानों ने उसके बारे में बताया है, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं है। सृष्टि और हम, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो द्रव्य और गुण इन दोनों का ही जिक्र होता है। कर्म भी स्वर्णन बनियंते नाना द्रव्याश्रया गुणा, कर्म के अनुसार द्रव्य और गुण का अनुमान या गुणों का अनुमान इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, सत्वरुत्थम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ये तीन प्रकार का द्रव्य का वर्गीकरण जो बताया गया, द्रव्य तीन प्रकार में विभक्त इस प्रकार के है। तो सृष्टि का विचार हमें आहार या औषध के रूप में द्रव्यों के बारे में करना है, और जो जीवन है उसके बारे में जब सोचना है तो शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये चार द्रव्य और उनके संबंध जो भी गुण कर्म है उनके बारे में सोचना है। शरीर में फिर भी दोष धातु मल अग्नि वगैरह ऐसे सारे बहुत सारे भाव है। तो मैं सोचने लगा कि एक सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट ऐसा वर्गीकरण पहले करें, और जो बाहरी इस प्रकार के द्रव्य गुण कर्म है वो सृष्टि विशिष्ट रहेंगे, उसके लिए एक अलग साइन बनेगी। और जो अभ्यंतर दोष धातु मल वगैरह वगैरह या मन आत्मा इंद्रिय इन सभी के बारे में रहेगा, वो एक पुरुष विशिष्ट इस प्रकार के रहेंगे। और इनकी कंपैरिजन जैसे वात रूक्ष लघु वगैरह इस प्रकार का है, तो रूक्ष लघु इस प्रकार का कोई द्रव्य बात को बढ़ा देगा। ये जो सामान्य विशेष सिद्धांत चर्काचार्य ने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए द्रव्य गुण कर्म सृष्टि विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट इनका कंपैरिजन करके सामान्य विशेष के बारे में पता चलेगा, और समवाय खास करके अनित्य द्रव्य के बारे में हमें मार्गदर्शक इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए मैंने प्रातिपदिक कोश अप्लाई किया सभी ग्रंथों के लिए। और अभी ये चरक सुश्रुत वाग्भट और भैषज रत्नावली और कई निघंट इसमें लिए गए हैं। तो काफी बड़ा डाटाबेस इस प्रकार से बना है। और कार्य अभी भी प्रगति पथ पर है। हमारे साथ चार टीम मेंबर्स है, मृदुला मड़ूरकर, सीमा काशीकर, सरिता पासलकर और राजन वाघ प्रोग्राम के रूप में ये नियमित रूप से इसमें काम में जुड़े हुए इस प्रकार से। अब बात आती है कि जैसे हमने तिस्कंद कोश में डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, उसी प्रकार इससे भी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा क्या? तो बनेगा। इस सभी की शुरुआत मैं कहूंगा एक सपने से हुई है। कोलटकर सर का एक सपना था कि आयुर्वेद डिजर्व्स फर्स्ट पोजीशन इन मेडिकल सिस्टम बाय चॉइस अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में आयुर्वेद को प्रथम पसंदी का बहुमान मिलना चाहिए, वो उसकी ताकत है।
तो सिर्फ हम ही में कमी है कि हम उस स्टेज तक, अवस्था तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो आयुर्वेद में ताकत है, उसके ग्रंथों में ताकत है, उसके बारे में कोई संदेह है उनके मन में भी नहीं था और मेरे भी मन में नहीं है। तो ये सब लोग समझेंगे तो मूर्खता है। आयुर्वेद भारत में भी प्रथम पसंदी का वैद्य नहीं है, तुम विश्व की क्या बात कर रहे हो इस प्रकार से। तो निश्चित रूप से ये चैलेंजिंग गोल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, ये कहावत काफी प्रख्यात इस प्रकार की है। लेकिन उसके लिए विशिष्ट दिशा से अथक परिश्रम करना जरूरी है और ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है बहुत सारे लोगों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। संघ शक्ति कलौ युगे, ये कहावत है, कलियुग में संघ शक्ति है इस प्रकार से। और जब तक हम पूरी तरीके से इसमें लग नहीं जाते तब तक ये संपन्नता नहीं होगी। कोलटकर सर ने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए व्यतीत कर दिया था, तन मन धन से उन्होंने आयुर्वेद की सेवा की है। तो वो इस प्रकार से नहीं करते तो आज इतने छात्र निर्माण नहीं होते, आयुर्वेद के इतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स आयुर्वेद के नहीं निर्माण होते। तो ये उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस की नींव डाली, इस प्रकार के विचारों की नींव डाली तो हमें पराभूत मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें विजिगीषु वृत्ति होनी चाहिए। हाँ, मैं जब पादाक्रांत करूंगा, विश्व पादाक्रांत करूंगा अपने विचारों से, कृतियों से, और आयुर्वेद को उसका जो सच्चा स्थान है वो दिलवा के ही रहूंगा, वो उसको दे के ही रहूंगा इस प्रकार से। तो माइंडसेट में चेंज होना बहुत जरूरी है और हाँ, यही सबसे बड़ी मुश्किल इस प्रकार की है। जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया का संकल्प क्यों, अक्षय तृतीया ही क्यों? तो जैसे मैंने कहा कि ये शुभ मुहूर्त इस प्रकार का है और खास करके निश्चय करने के लिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त इस प्रकार का है। कोई भी निश्चय आप करो उसकी सिद्धि इस प्रकार की होगी। So संकल्प done on this day definitely becomes fruitful. So let us make a vow today. तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं तन मन धन से आयुर्वेद समर्पित इस प्रकार का रहूंगा और उसके लिए जो भी करना है वो मैं करता रहूंगा। तो अगर इस प्रकार हम आयुर्वेद में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से तो हम पर जो सौंपा गया काम है या हम जिस काम की कामना करते हैं, कार्य की कामना करते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छे ढंग से और योग्य समय में पूरा हो जाएगा। और यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ अभी ये जो ग्रुप चल रहा है करीबन 9-10 बरस से चल रहा है ऑनलाइन, उससे पहले ऑफलाइन था चरक हमने एक बार पूरा किया और फिर से दूसरी बार चरक कर रहे हैं। वैसे शुरू में अष्टांग हृदय, फिर अष्टांग संग्रह, पहले सुश्रुत, फिर अष्टांग हृदय, फिर अष्टांग संग्रह, फिर चरक, और फिर एक बार चरक और माधव निदान मधुकोष्ठिका, बीच में सहस्त्र योग। और आगे इसके बारे में देखेंगे कि और क्या क्या करना है इसके बारे में। तो ये निरंतर अध्ययन प्रक्रिया ये तो चलती रहेगी और शुरू से लेकर लोगों की संख्या बढ़ती गई है और स्थिर होती गई है। शुरू में तो केवल 15-20 लोग थे, फिर 30-35 हुए, फिर पिछले लॉकडाउन में 70-80 तक हो गए, फिर अभी के लॉकडाउन में 100-110 कितने हैं। आज तो काफी संख्या है, 156 है अभी। इसमें से कितने टिक पाते हैं देखेंगे, लेकिन फिर भी जो आए वो डेडिकेशन से आए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे। तो हमारे उद्दिष्ट बहुत सारे हैं टास्क जो हमें पूरे करने हैं। वो कंप्लीशन ऑफ प्रातिपदिक पोषक कवरिंग ऑल अवेलेबल आयुर्वेदिक टेक्स्ट,
तो जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उन सभी को इस प्रकार में कवर करना है। तो इसमें एक अहम मुद्दा होगा कि सभी ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन हो जाए। आपको किसी भी संहिता के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर काम करना है तो वो एडिटेबल मोड में आपको हासिल होना जरूरी है। कुछ इस प्रकार के टेक्स्ट एडिटेबल मोड में अवेलेबल है, सभी अवेलेबल नहीं है। सभी की टीकाएं अवेलेबल है ऐसा भी नहीं है, लेकिन टीकाओं की हम सिर्फ सहायता लेते हैं और मूल रूप से मूल ग्रंथों को ही सन्निविष्ट करते हैं। लेकिन अगर प्रिंटेड वर्जन है तो भी उसको कन्वर्ट करके एडिटेबल मोड में लाया जा सकता है। एक एक पृष्ठ के लिए 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। ओसीआर जितना आसानी से अंग्रेजी अल्फाबेट्स के लिए अवेलेबल है, उतना आसानी से भारतीय लिपियों के लिए नहीं है। फिर भी अभी इतना प्रयास करने के बाद टाइपिंग के बजाय ये पॉसिबल हो सकता है, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो सभी आयुर्वेद संस्कृत ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन इसमें हो जाएगा, एक विशिष्ट उद्दिष्ट से हो जाएगा कि प्रातिपदिक कोश के जरिए हो जाएगा। और प्रातिपदिक कोश ये मूल शब्दों का कोश है। वातस्य, वातेन वगैरह छोड़कर केवल वात ये मूल शब्द ले लिया जाता है इस प्रकार से। तो शब्दों की संख्या कम होगी, एक डिक्शनरी बनेगी इसके आधार पर आयुर्वेद संस्कृत शब्दों की इस प्रकार की। और फिर एक शब्द कितने साइंस से जुड़ा सकता है, जुड़ा जा सकता है, ये देखेंगे हम, जुड़ जा सकता है। और उसके आधार पर उसकी रिलेशनशिप दूसरे किसी शब्दों से किस प्रकार के हैं, ये हम सोच सकते हैं। बहुत बरस पहले रमेश नामन ने मुझे एक सुझाव दिया था कि इंटर रिलेशनशिप ऑफ षट पदार्थ, इसके बारे में जिक्र करो इस प्रकार से। उनके मन में क्या था ये तो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो वही कर रहा हूँ। इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, वेरियस वर्ड्स इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट विद ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो हम एक डेवलप करना चाहता है माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एमडीएसएस। माधव हमारे गुरु का, कोलेटकर सर का नाम है। और उन्हीं की प्रेरणा से ये सभी कार्य चल रहे हैं। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने ये नाम रखा है। और ये व्यापक है, माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हमें डायग्नोसिस करना हो, हमें ट्रीटमेंट करनी हो, या हमें कुछ अध्ययन करना हो वगैरह वगैरह इसके बारे में, तो नॉलेज वास्ट है आयुर्वेद का। इतने सारे ग्रंथ हैं, सभी को पढ़ना मानव के लिए काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। और मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ, उसका अर्थ समझ लेना, उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करना, ये तो और भी दूर की इस प्रकार की बात है। तो अभी टेक्नोलॉजी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसके जरिए हम इस सभी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। और ये अनुभव मुझे त्रिस्कंद कोश से बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। जैसे अभय बंग ने मादा साक्षात्कारी हृदय रोग किताब लिखी, और हृदय रोग होने से साक्षात्कार हो। वैसे त्रिस्कंद कोश का काम करते समय आयुर्वेद क्या है, कैसे समझे, इसके बारे में विचार परिवर्तन शुरू हुआ। और फिर टेक्नोलॉजी उसमें कैसे अप्लाई करनी है, ये भी बात सामने आई। ये कोल्हटकर सर की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने इस कार्य को केवल कंप्यूटर पर ही करना है, ये निश्चित किया। वैसे कंप्यूटर उस समय जमाने में बहुत नए थे, मैं 1989 की बात कर रहा हूँ।
जब हमारी हार्ड डिस्क 20 MB की थी और फ्लॉपी डिस्क 1.44 1.2 की थी पहले, फिर 1.44 के आगे थोड़ी कम साइज में इस प्रकार से। तो उस जमाने में कोलटकर सर ने इसके बारे में सोचा कि हम कंप्यूटर पर काम करेंगे इस प्रकार से, और वो नहीं रहे फिर भी मैंने अपनी तरीके से एक काम पूरा करवाया कृष्णेंद्र घोष का। तो कंप्यूटर के जरिए अभी ये सभी ज्ञान अपने फिंगर टिप्स पे लाना आसान है। हमारी पुरानी जो पद्धति है वो तो कंठस्थीकरण है। मैंने काफी श्लोकों का कंठस्थीकरण किया है, आज भी याद है। लेकिन फिर भी इसमें मर्यादा रहेगी कि कितना कंठस्थीकरण करोगे, और वो सब जब जो सूत्र चाहिए वो कैसे याद करोगे, ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो कंप्यूटर के जरिए ये सब पॉसिबल है, और डिसीजन तो हमें ही लेना है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट कंप्यूटर के जरिए हमें मूल ग्रंथों का मिले। तो अगर समूचा ज्ञान भांडार इसमें इकट्ठा हो जाए आयुर्वेद ग्रंथों का, और उसके आधार पर हम डिसीजन लेने में समर्थ रहेंगे तो एक बड़ी बात होगी। और इस दृष्टि से मैंने इसको माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार का नाम दिया। सो इसका एक हिस्सा आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर ये भी है। तो अभी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, और अंत में मैं इसका रिलीज करूंगा आज के अक्षय तृतीया के दिन। पहले भी एक बार हम इसका रिलीज गुड़ी पाड़वा को कर चुके हैं, लेकिन उसमें फिर एडवांसमेंट हुए हैं, और ये एडवांसमेंट्स तो होते ही रहेंगे। अभी भी इसमें कुछ स्नैक्स है, तो सीमित लोगों को ही ये दिया जा रहा है अभी, और जैसे फुल प्रूफ होगा वैसे बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल हाँ, आज रिलीज तो हो जाएगा, हमने अपने क्लिनिक में तो इसका आरंभ किया है। और इसमें एक बात खास ऐसी है कि पेशेंट डाटा एंट्री के सॉफ्टवेयर काफी है। रसिक पाउसकर का भी वैद्यराज अच्छा सॉफ्टवेयर इस प्रकार का है, वैद्य मैनेजर करके अहमदाबाद का एक सॉफ्टवेयर है। तो टैक्टो वगैरह ने भी कुछ इस प्रकार से सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं। विलोक भारती ने अभी एक बनाया है, और मैंने भी पहले बनाया था इसके पहले। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा ये सरपासिंग रहेगा इन सभी सॉफ्टवेयर्स को, इस दृष्टि से कि इसके बैकग्राउंड में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का कार्य होता रहेगा। और जब तक हमारी केस पूरी हो जाएगी तो हमारे सामने ग्रंथों का जो डायग्नोसिस है और ग्रंथों के अनुसार जो चिकित्सा पॉसिबल है वो सामने आ जाएगी, उसको अलगता से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इसकी खासियत इस प्रकार की है। तो क्लाउड बेस्ड रहेगा, ऐसा ही है। और वेबसाइट या पोर्टल के जरिए इसमें उपयोग में लाया जाएगा। और जैसे हमने तिस्कंद कोश के बारे में एक सुविधा लोगों को दी थी कि जिनको रेफरेंसेस मूल ग्रंथ से चाहिए, जैसे राजेंद्र देशपांडे का विषय था कि कफ के गुण और उसका कफ के रोगों से संबंध इस प्रकार का। तो हमने करीबन 450 रिकॉर्ड्स उनको दिए थे, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कफ गुरु गुण से इस रोग में फलाना कार्य करता है, पीत गुण से ये कार्य करता है, वगैरह इस प्रकार से। तो सर्चेबल नॉलेज बेस्ड डाटाबेस, ये सर्चेबल नॉलेज होगा, और एक तरीके की सुविधा हम देने की कोशिश करेंगे, खास करके एमडी पीएचडी के छात्रों। उनका कोई भी विषय हो तो मूल ग्रंथों में इसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन आई है वो हमारे जिस फॉर्म में उनको दी जा सकती है वाजबी दाम पर इस प्रकार से। और कोई भी रिसर्च में ऐसा होता है कि पहले इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या क्या लिखा गया है, ये देखना जरूरी होता है। तो एक मैंने अहम मुद्दा माना था कि पहले मुझे ये तो ज्ञात हो जाए कि हमारे पास वाङ्मय कितना है, आयुर्वेद का वाङ्मय कितना है,
और वो सभी वाङ्मय इकट्ठा करने के बाद और मुझे क्या करना है, आगे क्या करना है, उसके बारे में सोचो। तो नई संहिता लिखने के लिए जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ में जो भी जानकारी है वो मेरे पास होनी जरूरी है, इसलिए मैंने प्रातिपदिक कोश आरंभ, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ जानकारी अरे हमारे पास है, मैं नई तरीके से खोज रहा हूँ, ये बात नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता था कि पूरे आयुर्वेद ग्रंथों का एक सर्चेबल डाटाबेस बने, मुझे जो जानकारी हासिल करनी है वो मैं एक ही स्ट्रोक में प्राप्त करूं, और फिर इसके आगे जो सोचना है, किस चीज को काम में लाना है, ये हम बाद में सोचेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि नई संहिता की जरूरत है या नहीं है इस प्रकार की, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये जरूरत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कारण ये है कि इस प्रकार की नई संहिताएं पहले भी आई थी, चरक सुश्रुत वाग्भट के बाद योग रत्नाकर, भाव प्रकाश वगैरह इस प्रकार से, और काव्यानुरूप संदर्भ विभागेन करिष्यते, ये अगर अष्टांग संग्रह में बताया गया है, ते अर्थात संक्षेपाय क्रमोन्य था, तो उनमें तो अर्थ वही था, ग्रंथबंध भी वही था, केवल संक्षेप करने के लिए, पद्य में लिखने के लिए अष्टांग हृदय की रचना की गई ताकि कंठस्थीकरण आसान हो। लेकिन अभी ये भी नहीं रहा, ये तो सभी चीजें है ही, लेकिन जो पुरातन ग्रंथों में बताया गया है वो भी लोगों के सामने के लिए, सामने लोगों के सामने लाना जरूरी है। नाना तंत्र विहीनानां भिषजाम अल्पमेधसाम सुखम विज्ञातुम आतंकम अयमेव विवक्ष्यते, माधव मधुसूदन ने कहा। तो टीकाकार स्पष्ट करता है कि अगर ग्रंथ उपलब्ध नहीं है या उनको समझने की क्षमता नहीं है तो कैसे करेंगे, तो किसी को ये काम करना है कि सभी ग्रंथों से सारा रूप इस प्रकार से निकाल के लोगों के सामने रखे। लेकिन उससे भी आम है ड्रास्टिक चेंजेस इन लाइफस्टाइल। 50 बरस पहले हमारी लाइफस्टाइल पूरी निसर्ग के अनुसार थी। सूर्योदय से पहले हमारा दिन शुरू होता था और सूर्यास्त होने के बाद सभी कार्य समेट कर हम सो जाते थे। सुबह जल्दी उठना, ब्राह्म मुहूर्त पे उठना, रात को जल्दी सोना, नियमित रूप से खाना खाना और नैसर्गिक खाना खाना, ये सभी बातें निसर्ग के अनुसार चल रही थी। जब से बिजली की खोज हुई और बिजली का उपयोग शुरू हुआ, तब से रात में देरी से खाना खाना, देर तक जागना, सुबह देरी से उठना, कुछ भी खाना पीना वगैरह वगैरह, ये सब बातें शुरू हो गई और फिर स्वास्थ्य बिगड़ता गया। एलोपैथी में तो इसको देखने का कोई विचार भी नहीं है। बोलते हैं कि लाइफस्टाइल सभी रोगों का मूल कारण है, अभी बिगड़ी हुई लाइफ से, लेकिन एक भी डॉक्टर लाइफस्टाइल के बारे में पूछता भी नहीं है, खुद भी करता नहीं है लाइफस्टाइल के बारे में विचार और उसको इस्तेमाल में लाता है। हाँ। तो सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता, कारण विशेष से दोष दूसरी जगह जाता है, स्थानांतराण च प्राप्त विकारान कुरुते। या अभी जो कैंसर वगैरह इतने बढ़ गए हैं, ये सभी इसी का नतीजा है। और जब तक इन कारणों का हम विचार नहीं करेंगे और संक्षेपक क्रियाओं को निदान परिवर्जन इस सूत्र के अनुसार इन कारणों को टालने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ समाज मिलना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और इसलिए हमें सजग होकर इसके बारे में देखना चाहिए और एक नए तरीके से स्वस्थ वृत्त और रोगी के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि कारण अगर इतने बदल गए हैं तो केवल पुराने जमानों के कारणों पर आधार पर हम बर्ताव करते रहे, हमारा कार्य चलता रहे, ये पॉसिबल नहीं है।
use of food material derived from foreign countries along with varieties of preparations. पूरे बेकरी प्रोडक्ट्स हमने विदेशों से उठा लिए हैं और सभी भारत भर में अभी ये प्रचलन में है। और बहुत सारी ऐसी चीज है, टमाटो है, सोयाबीन है, मूंगफली है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में ग्रंथ में कुछ भी निर्देश नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है उनके गुणकर्मों के बारे में, और उससे कैसे बिगाड़ होते हैं, क्या होता है, कौन से दोष बढ़ते हैं, अग्नि पर या धातु मल के ऊपर किस प्रकार का असर होता है, कुछ भी मालूम नहीं। या फिर रोगों के निर्माण में ये कैसे काम करता है। फास्ट फूड, जंक फूड माना जाता है कि रोग का कारण है, फिर भी बड़े पैमाने पर प्रयोग में आता रहता है। लेकिन इससे जो दोष वैषम्य हो रहा है वो किस प्रकार का है, ये हम कैसे जानें। तो इसके लिए प्रयास होना जरूरी है, थॉट प्रोसेस शुरू होना जरूरी है। और ये खाना खजाना वगैरह ऐसे नए नए रेसिपीज आते रहते हैं जब हमें उनके मूल गुण कर्मों के बारे में पता नहीं है तो संस्कार संयोग इसके क्या हो रहा है इसके बारे में भी पता नहीं चलता। तो ये एक बड़ी चुनौती है। वैसे ही नए नए डिसीजेस भी उभर आ रहे हैं। आमवात योग रत्ना करने इसके बारे में जिक्र किया, उसकी कुछ हद तक संप्राप्ति बताई और उसके बारे में चिकित्सा क्या करनी है ये बताया। अम्लपित्त के बारे में इस प्रकार का है, करंज्य उपदंश ये, या फिर रोमांतिका, शीतलिका, इनके बारे में भी काफी बहस ग्रंथों में हुआ है। लेकिन इनको भी जमाना गुजर गया। अभी कैंसर इतने बड़े पैमाने पर पूरे विश्व भर में फैल रहा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके बारे में कैसे सोचे। HIV एड्स ये बीच में काफी प्रचलन में था, उसके जगह राजेक्ष्मा फिर से वापस इस प्रकार का आ गया। और इनका कहना था कि कॉलेरा अभी नहीं रहा, लेकिन हमारे एक वैद्य को कॉलेरा हुआ था पिछले कुछ 6-7 वर्ष के पहले। तो इन सभी बीमारियों के बारे में हमें सोचना है। और मैं इन्वेस्टिगेशंस पर उतर आऊंगा तो HIV पॉजिटिव है लेकिन एड्स के लक्षण नहीं है, इनको हम कैसे सोचें, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। The Vaidya community is quite unaware about their understanding in Ayurvedic perspective. कैंसर जैसी बीमारियां जो है उनके बारे में वैद्यों को कुछ पता नहीं है। कुछ वैद्यों के पास कुछ मरीज है, वो अपने अपने विचार से कुछ करते हैं, कुछ हद तक यशस्विता प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में निश्चय रूप से ये उसके कारण है, ये पूर्व रूप है, ये रूप है, इतने प्रकार है, ये साध्या सभ्यता है, ऐसे अगर निर्धार पूर्वक बताए जाए और फिर उसके लिए ये चिकित्सा का धोरण है, ये मार्गदर्शक तत्व है चिकित्सा के लिए, और ये दवाइयां हैं, और इस अवस्था में इन दवाइयों का इस प्रकार में प्रयोग करना है, ये दोष होने पर, ये दोष होने पर इस प्रकार का प्रयोग करना है, इस प्रकार से बताना आवश्यक है। तभी सर्वसामान्य वैद्य जो है वो उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। तो जब तक ये ग्रंथ के रूप में आता नहीं है, जैसे प्रमेय निदान माह प्रमेय चिकित्सित माह, उसी प्रकार से कैंसर निदान माह कैंसर चिकित्सित माह, इतनी सीधी सादी भाषा में ये आना चाहिए, तभी लोग उसके बारे में सोचेंगे। अभी वैशेषिक रत्नावली में इसका कुछ प्रयोग किए गए हैं, पुरस्तोयम या जलशीर्षक इस प्रकार के न्यूरल डिफ्यूजन या फिर हाइड्रोसिफेलस वगैरह वगैरह का भाषांतर है। लेकिन मैं मानता हूं कि
कुछ तक हद तक उन्होंने दवाइयां देने की कोशिश की है उसके बारे में। वो किस मुद्दे पर इन दवाइयों का जिक्र हुआ है, हाँ, उसके पीछे तत्व ज्ञान क्या है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो ये पता लग जाए तो आगे इसके भी नए नए डिसीजेस आते रहेंगे, रोग आते रहेंगे, और उनके बारे में कैसे सोचना है ये हमें किसी को बताना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए फाउंडेशन कोर्स कैंसर का, हाँ, ऑनलाइन उपलब्ध कराया। फिर उसके बाद में इन डेप्थ कोर्स नंबर 1 ये भी उपलब्ध कराया, ताकि जो वैद्य आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अगर कैंसर में काम करना चाहेंगे तो उनके लिए ये मार्गदर्शक इस प्रकार का रहेगा। अभी हम एक कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी भी वेबसाइट बन रही है। तो उसमें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, काउंसलर इस प्रकार के स्पेशलिस्ट रहेंगे, और एक होलिस्टिक अप्रोच होगा कैंसर की तरफ। केवल जब कोई चारा एलोपैथी में नहीं रहा तभी आयुर्वेद के पास आना, ये मूर्खता है। शुरू से ही कैंसर में आयुर्वेद और योग और इन सभी के दृष्टि से देखना है, उनकी ट्रीटमेंट करनी है, तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अभी ये जो मिजरेबल डेथ की तरफ लेके जाता है कैंसर, उससे से हमें मुक्ति पानी है, और कैंसर को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके, चाहे होलिस्टिक अप्रोच हो इस प्रकार का। अगर केमोथेरेपी, रेडिएशन का इस्तेमाल भी करना हो तो वो बहुत सीमित होना है। मूल रूप से लाइफस्टाइल को चेंज करना, नैसर्गिक अन्न खाना, पंचकर्म वगैरह पॉसिबल है तो करवाना, आयुर्वेद की दवाइयां देना जो सेफ है, और फिर अगर डिसीज बहुत ही बढ़ गया है और उसको काबू में रखने के लिए थोड़ा रेडिएशन, केमोथेरेपी माइल्ड करके इस प्रकार के करेंगे तो लोगों को लाभ ज्यादा होगा, और ये जो मिजरेबल डेथ ये जो हो रहे हैं ये नहीं होंगे। न्यू इन्वेस्टिगेशंस, ये अभी फिजिक्स में काफी तरक्की हो रही है, माइक्रोस्कोप ये पहला कदम है, और फिर उसके आगे बहुत सारे उपकरण आ रहे हैं। So various pathological, radiological investigations are being added continuously, and in their interpretation and in their perspective needs to be understood by वैद्य को। हमारे पास अभी सभी लोग रिपोर्ट्स लेके आए, अभी फिलहाल कोविड की बात चल रही है, तो डी डाइमर इतना है, सीआरपी इतना है, IL-6 इतना है, या HRCT चेस्ट इतना स्कोर है, इतना स्कोर है वगैरह इस प्रकार से। तो इसके जरिए प्रोग्नोसिस मालूम होना ये एक बात है, और हमारे हिसाब में उसको कैसे समझे, वो इसको इन्फ्लेमेशन समझ रहे हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ दे रहे हैं, या स्टेरॉइड देने की अवस्था है, ऐसा एलोपैथी मान रही है इस प्रकार से। हम कैसे समझे? हमारे हिसाब में तो रोग अगर हम निदान कर सकते हैं, वातकों का ज्वर वगैरह इस प्रकार का, तो एक अलग बात है, और नहीं तो काश श्वास वगैरह इस प्रकार का ही निदान होता है क्या, ये एक अलग बात है। और वो भी नहीं तो दोष धातु बल, अग्नि बल, शारीर बल ये कैसे है वगैरह वगैरह, और मनोबल कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की चिकित्सा करनी है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक्सरे से आरंभ होकर सोनोग्राफी, फिर सीटी स्कैन, पेट स्कैन, MRI, बहुत सारे टेक्निक आ गए, और पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में तो बहुत सारे नए नए इन्वेस्टिगेशंस ऐड होते जा रहे हैं। तो अभी ये कह सकते हैं कि इसको हम डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, लेबोरेटरीज में सिद्ध हो रहा है कि ये लेवल इतनी है वगैरह इस प्रकार से, तो हम उसको डिनाई करने का कोई संबंध नहीं। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, लोग इसी को निदान मानते हैं, और चाहे तुम्हारा निदान अलग हो, तुम्हें देखने की जरूरत न हो, तो भी लोग मानते हैं नहीं नहीं आप देख लो, हमने इतना पैसा खर्च किया है, इतना डॉक्टर को दिखाया है, तो तुम भी एक बार देख लो और इसके आधार पर करो, और हमें सुधार इन परीक्षणों में चाहिए।
ये बड़ी बड़ी अजीब समस्या है। क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव होता है, लेकिन अगर ये फिगर्स सुधरते नहीं है तो लोग मानते हैं कि नहीं, ये सुधर नहीं रहा। उन्होंने तो एलोपैथी में ये सब सेट करवा दिया है कि ये दवा दे दी तो ये पैरामीटर कम हो जाएगा, ये दवा दे दी कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ये दवा दे दी ब्लड शुगर लेवल कम हो गई, यूरिक एसिड कम हो गया, बस। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। संशय तो क्रियायोग और निदान परिवर्तन वगैरह करने की कुछ बात ही नहीं है। पथ्यापथ्य की परहेज की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो ये मूर्खता है। Cause effect relationship is the base of any science. Even today's medical science is not an exception for that. बट उन्होंने अच्छी तरीके से उसको टाल दिया है और लोगों में ये संभ्रम निर्माण कर दिया है कि कार्य कारण भाव की आवश्यकता है ही नहीं। कार्य कारण भाव जो है वो ये दवा देने से ये लक्षण कम हो जाता है, ये पैरामीटर नॉर्मल हो जाता है, बस यही कार्य कारण, ये कारण है और ये कार्य है। ये एंटीबायोटिक दे दिया, एक इंफेक्शियस डिसीज खत्म हो गया। तो रोग का कारण ढूंढने की जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार से है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए हम इसको टाल भी नहीं सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या केवल आधुनिक वैद्य की मक्तेदारी, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। ये दास वहां पर बरोबर, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें किसने रोका है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए? जैसे कि त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है, जो हमने आयुर्वेद जैसे प्राचीन भारत शास्त्र के लिए इस्तेमाल में लाया और उसके जरिए काफी अच्छी चीजें निकल आई। तो अगर हम वातजुष्ट रक्त, पित्तजुष्ट रक्त, ये जो संकल्पनाएं ग्रंथों में है, उसको अगर आधुनिक पैरामीटर्स के आधार पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, तो जिसको आज साइंटिफिक माना जाता है वो आयुर्वेद का स्वरूप लोगों के सामने आएगा, जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी जल्दी एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर बना रहेगा। अभी हमारा साइंस ज्यादा सब्जेक्टिव है। एक तो बहुत सारे भाव है कि जिनके ऊपर निदान होता है, तो ये बहु कारण योगजन भाव युक्ति प्रमाण पर निश्चित है, केवल प्रत्यक्ष अनुमान पर नहीं है। और दूसरी अहम चीज इसमें है कि इतने इतने वेरिएबल्स है कि सभी के बारे में कुशलता पूर्वक विचार कर पाना और नतीजे पर पहुंचना और योग्य चिकित्सा कर पाना, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, और फिर भी वो फंसने की संभावना। तो अभी कंप्यूटर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम इसको काफी हद तक सुलझा सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस अगर हम नए निर्माण करते हैं, वातजुष्ट रखता है, पित्तजुष्ट रखता है वगैरह इस प्रकार से, तो वो आयुर्वेद को पूरे विश्व भर में ले जाने के लिए एक साइंटिफिक बेस बनेगा और उसके लिए एक प्रयास करने चाहिए। अभी प्रोग्नोसिस एक अहम मुद्दा है कि इस रोगी का क्या होने वाला है, बचने वाला है, नहीं बचने वाला है, अपाहिज होने वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के व्यूज अलग है, दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग इसके बारे में है। हमारे यहाँ तो निदान पंचक है, रिष्ट लक्षण वगैरह इस प्रकार के हैं। एलोपैथी में इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर ये ज्यादा तो बताया जाता है कि पहले से ही कैंसर स्प्रेड है, मेटास्टेसिस हुआ है, तो ये स्टेज 4 का कैंसर है। सो देयर इज अ मिसमैच इन एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अभी लोग ज्यादातर इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं करता, मैं होलिस्टिक की बात करता हूँ। इसमें फर्क है। इंटीग्रेशन में केवल दो शास्त्रों साथ मिलाए जाते हैं और होलिस्टिक में सर्वांगीण दृष्टि से उसको देखा जाता है। जितने भी पॉसिबल एंगल्स है किसी भी शास्त्र के जरिए वो उसमें आ जाएंगे। और कलतरा आमलक न्याय एक बताया जाता है कि हाथ पे अगर अमल को फल रखे तो सभी तरीके से उसको देखते हैं, सभी दिशाओं से उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी होता है।
अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है, लोग बह जाते हैं, अरे बाप रे, डी डाइमर इतना ज्यादा है, सीआरपी इतना ज्यादा है, तो कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और हमारे हिसाब में उसका शारीरिक बल कैसा है, मानसिक बल कैसा है, अग्नि बल कैसा है, ये मुद्दे महत्वपूर्ण है। उसके कारण पहले क्या हुए हैं ये भी का देखना बहुत जरूरी है। अभी एलोपैथी के अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे तो उसका कोई संबंध नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, उसके आधार पर चिकित्सा शुरू कर देंगे। लेकिन उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल पहले से ही बहुत बिगड़ी हुई है, उसका अग्नि अच्छा नहीं है, मनोबल अच्छा नहीं है, तो वो क्या सुधरेगा। और उसका कारण जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा कि अरे ये कोविड से मृत्यु हो गई। सिर्फ कोविड से मृत्यु नहीं हो रही है, इसके पीछे जो कारण है, बहुत सारे कारण है। इम्यूनिटी कम है, ये सबसे अहम कारण है। इम्यूनिटी कम क्यों है, क्योंकि लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। लाइफ स्टाइल अच्छी क्यों नहीं है, उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं। और लोगों को भी वो नहीं करना है क्योंकि इसमें निर्बंध होते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में, या कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिसीज है वगैरह वगैरह, या वृद्धावस्था है वगैरह। तो लोग इसमें बह जाते हैं। अभी फिलहाल इसके बारे में बहुत सारे ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे, और उसमें काफी मरीजों का जिक्र चलता रहता है। कोई रख देता है कि इस प्रकार का मरीज है, डायमर डी डायमर इतना है, इतना है, दक्षिण श्वास है, क्या करें। तो मेरे पास ऐसे ही आया था, तो मैंने कहा कि उसकी लाइफस्टाइल देखो एक बार। तो बाद में पता चला कि वो रात में 2 बजे सोता है, सुबह 11 बजे उठता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर ये जानकारी हमें नहीं होगी तो हम ऐसे कैसे ट्रीट करेंगे उसको। तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखना ये लोग भूल गए हैं। हमारे हिसाब में केस्टिकिंग जो होना है वो पूरे आयुर्वेद तरीके से केस्टिकिंग होना है। सभी भावों के बारे में पता लगना चाहिए, फिर ही हम उसके बारे में कुछ विचार कर सकेंगे, ऐसी स्थिति है। तो इसीलिए हम अभी ये केस टेकिंग का फॉर्मेट भी ले रहे हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज, आईसीडी, ये अभी एलोपैथी में है। वैसे फ्रेंच इंडेक्स भी है जो लक्षण के बारे में बताता है, और एक लक्षण किन किन व्याधियों से जुड़ा होता है, जो हमने लक्षण कोश में किया है। तो आईसीडी तो सर्वसमावेशक है, कि जितने भी रोग हो, जिसको रोग ये नाम दिया जा सकता है, वो सभी इसमें समा जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारे हिसाब में दोष धातु अलग है, वैषम्य से जो निर्माण होने वाले हैं वो अलग है, जिनका कोई लक्षण इस प्रकार का नहीं बताया जा सकता, रोग में समावेश नहीं किया जा सकता। और आईसीडीज में भी जो कॉमनली अवेलेबल है, जैसे कि अभी डायबिटीज है, या फिर कोविड-19 है, कैंसर है, किडनी फेलियर है वगैरह वगैरह, उनके बारे में आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंचाना ये एक अहम मुद्दा है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा रोजाना खाना पीना और विहार वगैरह ये जो बातें हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्वास्थ्य को या रोग के लिए। अगर उनको पता चल जाए तो शायद वो अपने में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। और उसका उनको फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। So Ayurveda considers all diseases in a deeper perspective of lifestyle, psychological aspects, etc. Psychological aspect भी बहुत महत्वपूर्ण है, in a much different manner than other systems. अभी मुझे चाइनीज या होम्योपैथी के बारे में पता नहीं है। होम्योपैथी में इसके बारे में काफी जिक्र है, मानसिक भावों के बारे में काफी जिक्र है, या फ्लावर रेमेडीज में इसके बारे में काफी जिक्र है। लेकिन एलोपैथी में तो बिल्कुल नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। तो सभी लोगों तक पहुंचने के लिए विकिपीडिया ये अच्छी कंसेप्ट है। So reaching global society with authentic Ayurvedic information for maintenance of health. तो विकिपीडिया एक रिलायबल सोर्स माना जाता है अगर हम मूल ग्रंथों के आधार पर उसमें लिखें। अभी विदेश में काफी लोग जा चुके हैं, बहुत वर्षों से जा रहे हैं, 40-50 वर्षों से लोग विदेश में जा रहे हैं आयुर्वेद।
मैं भी काफी घूम चुका हूँ विदेश, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, बहुत सारे देशों में मैं जाके आया हूँ। लेकिन वहाँ हर एक का आयुर्वेद अलग अलग है। पीएच कुलकर्णी का अलग है, सुभाष शर्मा का अलग है, लाड सर का अलग है। और ये कारण क्यों है? क्योंकि ये मूल ग्रंथों के आधार पर कोई भी नहीं बोल रहा। मामा जोशी, कस्तूरे और तात्या जळूकर ये विदेश में जाते रहे अलग तरीके से। ये स्वामी जी के जरिए इस प्रकार, योगी महेश इनके जरिए। तो इनका तो ग्रंथों से ज्यादा संबंध था, तात्या जळूकर का बहुत अच्छा गहरा संबंध था ग्रंथों से। फिर भी ग्रंथों के आधार पर शिक्षा देने की बात किसने की है? ये भी एक अजीब माहौल इस प्रकार का। तो अगर एक ऑथेंटिक आयुर्वेद का सोर्स बने कि जो मूल ग्रंथों पर आधारित हो, निर्भर हो, तो ये अच्छी बात रहेगी। चाहे स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे, चाहे रोग के बारे में बात करेंगे। So formation of a group of Swasthvrutta Vaidyas to think of Swasthvrutta at a global level in terms of Dinacharya, Kucharya, Vega Vichar, Samyutta and diet. तो अभी मैंने एक बात की थी मेहर अजहर नवीस और नितेश जोशी, इन दो वैद्यों से। और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापन की जाएगी और सुश्रुत से लेकर जो स्वस्थ में काम कर रहे हैं, कविता मुंजे है, मेरे काफी स्टूडेंट है। तो इनके जरिए ये विकिपीडिया का कार्य करने की कोशिश करेंगे ऑथेंटिक आयुर्वेद के जरिए। और बड़े मुद्दे इसमें है कि सूर्योदय और सूर्यास्त भारत में काफी अच्छे हैं, लेकिन जहां ऑस्ट्रेलिया में सुबह 2 बजे सूर्योदय हो जाता है, 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है, या सुबह 9 बजे सूर्योदय होता है, 4 बजे, सुबह 2 बजे और रात को 11 बजे, और फिर शाम सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे सूर्यास्त। इतनी विषमता है मेलबर्न जैसे सिटी में। तो वहां कैसे करेंगे ग्राम्य मूर्ति उत्कृष्ट वगैरह इस प्रकार का अच्छा? कैलिफोर्निया में ठंडी के मौसम में बरसात होती है, और इसलिए उनका वसंत का फिर बसंत नहीं होता, शरद ऋतु भी होता है। दोष के हिसाब से केवल कफ का प्रकोप नहीं होता है, कफ और पित्त का दोनों का प्रकोप होता है। तो मैंने ये बातें देखी है, नजदीकी से देखी है। तो इन सभी के बारे में हम कैसे जिक्र करें? और खान पान जो है, अभी पारंपरिक आहार से सब दूर हो गए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमें फिर से पारंपरिक आहार की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वो नैसर्गिक है, निसर्ग के अनुसार है। अभी ये जंक फूड, फास्ट फूड इतना प्रचलन में आ गया, इतनी लाइफस्टाइल बिगड़ गई कि उस सभी के बारे में बताते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का हो गया। तो ये बात हमें उसमें लानी है। सद्वृत्त के बारे में काफी बताना जरूरी इस प्रकार का है। मानसिक स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, और आहार के बारे में तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं समझता हूँ कि आहार विधि विशेष आए तो पहले समझे, उसका प्रचार प्रसार करें, और फिर द्रव्यों पर उतर आए, आहार आहार द्रव्यों के ऊपर उतर आए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। वैसे विकिपीडिया फॉर डिसीजेस ये भी बनेगा। तो इसमें जितने भी रोग काफी प्रचलन में है, काफी मात्रा में उपलब्ध है, उनके बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि उनके बारे में हम मार्गदर्शक तत्व कैसे निर्धारित करें। कोई अगर डायबिटीज के लिए ढूंढ रहा है, तो हमारा प्रमेय है उससे जुड़ जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि डायबिटीज इज नॉट इक्वल टू प्रमेय। प्रमेय की अलग खासियत है, डायबिटीज की अलग खासियत है। लेकिन दही खाना हमारे लिए निषिद्ध है डायबिटीज के लिए, और वहां पे वो अच्छा खाना समझा जाता है डायबिटीज के लिए। तो ये गलत सहमियां तो लोगों के सामने आनी चाहिए। या दिवास्वप निषिद्ध है डायबिटीज में, प्रमेह में, वो भी उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। ज्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है, ये भी डायबिटीज के लोगों के समझ में आना चाहिए। तो डायबिटीज में एक लिंक होगी कि सी ऑल्सो प्रमेह इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव फॉर दिस, और फिर प्रमेह के बारे में हम ग्रंथों के आधार पर लिखेंगे।
वैसे अगर दोष धातु मल इनके बारे में हम लिखेंगे ग्रंथों के आधार पर कि ये कारण है, ये लक्षण है, ये उनकी चिकित्सा इस प्रकार की है, इस प्रकार का कारण तो ये करना है, तो जिन रोगों के बारे में आयुर्वेद में निश्चय नहीं कर पाएंगे वो हम दोष धातु मल के आधार पर, अग्नि के आधार पर उसके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं, और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। अभी कोविड-19 के जो पेशेंट शुरू से आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पे है, वैद्यों के अधीन है और परहेज कर रहे हैं, लंघन कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से ठीक होते हैं। चंद ही लोग ऐसे रहेंगे कि जिनको एडमिट करने की नौबत आ गई, एलोपैथी देने की नौबत आ गई, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग जो माइल्ड सिम्टम्स वाले इस प्रकार के हैं वो तो ठीक हो जाते हैं केवल आहार से। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोष धातु मल के आधार पर जिन रोगों के बारे में हमारे यहाँ जिक्र नहीं है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और अभी मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ कि ये जो सभी टास्क मैंने अभी बताए काफी बड़े हैं और मैं अकेला इसका सभी का बोझ नहीं उठा सकता। मेरी तो रुचि जो है वो संहिता लिखने में है, प्रातिपदिक कोश का कार्य पूरा करना, और उसके आधार पर और जो इंफॉर्मेशन ये बाकी तरीके से इकट्ठा होगी उसके आधार पर नई संविधान संस्कृत में लिखना, उसी के ऊपर मेरी ही टीका रहेगी संस्कृत में। लेकिन संस्कृत अभी प्रचलित नहीं है उतनी, इसके जरिए उसके बारे में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ये स्पष्टीकरण हम करने की कोशिश करेंगे। जितना मुझे पॉसिबल है उतना मैं करूंगा, और मीडिया की सहायता लेंगे। सभी प्रिंटेड वर्जन में होना चाहिए ऐसा नहीं है, डिजिटल वर्जन काफी अच्छी इस प्रकार की है। तो जो भी इसमें हाथ बटाना चाहते हैं आप में से किसी भी तरीके से, इसमें ऐसा ही नहीं है इतना बड़ा काम है मैं कैसे कर पाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं सोचना है। मैं जो कर सकता हूँ, उदाहरण दिया जाता है कि सूरज जब डूबने वाला था तब उसने पूछा कि मैं जाने मेरे जाने के बाद प्रकाश कौन देगा, तो सभी बोल रहे थे तुम्हारे जैसा फेस प्रकाश तो हम दे ही नहीं सकते। तो फिर एक छोटा दिया पंथी सामने आया और बताया कि मुझे जितना पॉसिबल है उतना मैं करूंगा। तो उसी प्रकार से मुझे जितना पॉसिबल है वो मैं करूंगा। इस प्रकार से अगर आप बताते हैं तो एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, और गूगल ये टीवीएसएसवी में भी डालेंगे और शायद टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालेंगे, तो काफी लोग उसमें है। और जिनको ये दिलचस्पी है, जो ये काम करना चाहते हैं, वो फॉर्म भरे और फिर वो मेरे तरफ आएगा, और फिर ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हम करेंगे, और ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे हो। ये एग्जाम्पल के लिए एक ग्रुप दिए है, स्वस्थ का मैंने जिक्र किया। हाँ, प्रातिपदिक कोश के बारे में अभी 4 लोगों की टीम काम कर ही रही है, उसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो काम कर सकता है। विकिपीडिया, स्वस्थ एक विकिपीडिया का अंश रहेगा, और रोग के बारे में भी होगा, दोष दातुमल के बारे में भी विकिपीडिया का होगा। द्रव्य गुण कर्म ये भी एक कोश बनेगा इसमें से। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के बारे में काफी सोचना है, उनका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में कैसे करना है इसके बारे में सोचना है। तो जो थोड़े इंटीग्रेटेड माइंडेड है वो थोड़ा इसके बारे में सोचे। आहार के बारे में बहुत बड़ा कार्य अपेक्षित है और ये काफी मुश्किल भी है। और बाकी जो रोग है इनके बारे में भी काफी काम करना है। ये तो बड़े ग्रुप होंगे, इसमें सब ग्रुप्स भी बहुत सारे इस प्रकार के रहेंगे। तो मैं मानता हूँ कि आज अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर आप कुछ निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं, तो ये कार्य सिद्ध होगा।
वैसे हम करने वाले कुछ होते नहीं है, अधीन तो परमेश्वर के है, हम केवल निमित्त मात्र इस प्रकार के। और मैं भी यही समझता हूँ कि एक इसमें मैं एक केवल साधन इस प्रकार का हूँ, इस प्रकार का कार्य होने में। तो उसी भाव से सभी इसमें जुड़ जाए और वो जो सच्ची तरीके से जुड़ना चाहते हैं वही गूगल फॉर्म भरे। शुरू में विचार न करके हाँ मैं करता हूँ ऐसा करके इसमें आ जाना और फिर कार्य नहीं करना, ये नहीं होगा। दूसरी चीज ऐसी है कि दो तरीके से कार्य होता है, एक वॉलंटरी होता है और एक पेड होता है। हमारा अनुभव वॉलंटरी वर्क के लिए अच्छा नहीं है। प्रातिपदिक कोर्स के लिए हमने जितने भी वॉलंटरीज के बारे में सोचा था, प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ। और उसमें एक ही कारण है कि डेडिकेशन नहीं है। मुझे ये करना ही है, ये जब तक निश्चय नहीं होता तब तक लोग कार्य नहीं करेंगे। उसके बगैर अगर पैसों के लिए काम करते हैं तो शायद बात बनती है कि कुछ हद तक तो काम होता रहता है। उसमें अगर डेडिकेशन मिला जाए तो बहुत अच्छा काम होता है। तो अभी मैं मेरे प्रैक्टिस से इसमें पैसे डाल रहा हूँ। मेरा में आयुर्वेद रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने एस्टेब्लिश की है। उसको भी काफी पुरानी कंपनी है, 2009 में एस्टेब्लिश की है। और फिर उसमें से खर्चा करता हूँ। अभी तो ये केवल मेरे आधार पर और पिछले कुछ 2-3 वर्षों से जेएसवीसी ग्रुप्स के कुछ मेंबर इसके लिए योगदान दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो जो व्यक्ति जितना देना चाहता है, जितनी अमाउंट देना चाहता है वो डिसाइड करे। और मैं ये जो अकाउंट डिटेल्स जो है इसके मैं पब्लिश कर दूंगा। खुद ही डिसाइड करे कि मुझे देना है, इसमें पैसा देना है, चंदा देना है, या फिर सीधा इस अकाउंट में भेजेंगे। इसमें डोनेशंस अलाउड नहीं है एक्चुअली। तो हम कहते हैं कि हम सर्विसेज दे रहे हैं आपको, और आपने उस सर्विस के लिए ये पैसे दिए हैं, ऐसा हमारे रिकॉर्ड में इस प्रकार का रहेगा। तो मैं जल्दी ही इसका ऐलान करूंगा इन सभी ग्रुप्स का। और खास करके एक गूगल फॉर्म बनेगा और उसके जरिए आप अपनी इच्छा को प्रकट करें और फिर ग्रुप्स फॉर्म करके ये प्रचलन में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस शुभ अवसर पर ये अच्छा संकल्प हमने किया है, हमें करना है। और आयुर्वेद क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। आयुर्वेद बाय चॉइस फर्स्ट मेडिकल सिस्टम, फर्स्ट प्रिफर्ड मेडिकल सिस्टम बने। ये जो कोलटकर सर का ड्रीम था, सपना था, उसको वास्तव में लाने के लिए कोशिश करें। तो ये पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।